हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे बेटा, और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी आप सभी ने। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अध्याय जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारा अध्याय है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 12th क्लास का पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितने क्वेश्चंस इस बार नीट 2025 में आए थे, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है दोस्त। चैप्टर का नाम था पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, है ना? पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ये प्रजनन जो होता है ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है ये क्या होता है? प्रजनन में दो शब्द आ रहे हैं। प्रजनन जो है उसमें रिप्रोडक्शन जो है उसमें दो शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा है री और एक आ रहा है प्रोडक्शन। री का मतलब मतलब फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज का निर्माण। अब जरा सोचिए, मैंने किसका निर्माण किया? मैंने, मेरी वाइफ ने किसका निर्माण किया? अगली पीढ़ी का निर्माण किया। अब वो जो अगली पीढ़ी है उसका निर्माण कर दिया, वो पीढ़ी आगे चलकर फिर बड़ी होएगी और फिर वो आगे चलकर फिर से निर्माण करेगी। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बार बार फिर से लगातार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपने जस्ट मीनिंग को समझना था। प्रजनन एक काबिलियत है, एक एबिलिटी, एक पावर है किसकी? सजीवों की, जिससे वो किसका निर्माण करते हैं? संतति का, संतान का, अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपने, ये जस्ट मीनिंग समझना था। सर क्लास रुक रही है, एक बार देखिएगा, क्लास रुक रही है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं रुक रही है, साफ साफ चल रही है क्लास यार, ऐसे डिस्टर्ब ना करिए। हाँ जी, तो प्रजनन का मीनिंग क्या था? फिर से निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अगली संतति का निर्माण करना, अगली संतति का निर्माण करना, अगली पीढ़ी का निर्माण करना। क्या कहला रहा है? रिप्रोडक्शन कहला रहा है। अब बात करते हैं सर, ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो बेटा ये जो रिप्रोडक्शन जो हम यहां पर बात कर रहे थे, ये रिप्रोडक्शन जो होता है, ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। प्रजनन जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, जरा जल्दी से मुझे बताएंगे? रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं कि तीन होते हैं कि चार होते हैं? मेजरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फटाफट मुझे बताएंगे। दो होते हैं, कौन कौन सा? एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। दो होते हैं ना, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। अब इन दोनों में से कौन सा प्रजनन होता है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है? तो बहुत सीधा सीधा सर, लैंगिक प्रजनन वो प्रक्रिया होती है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, फिर वो युग्मकों का संलयन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर वो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन और उसके बाद फ्यूजन जो होता है, उस फ्यूजन की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? संयुग्मन कहते हैं। तो ये शब्द कई बार आपको हिंदी मीडियम में दिख जाएगा, संयुग्मन, जिसको हम इंग्लिश में एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। अब मिक्सिस वर्ड आ रहा है और एम्फी वर्ड आ रहा है। मिक्सिस का मतलब मिक्स करना, जोड़ना, फ्यूज्ड करना, और एम्फी का मतलब अलग अलग। जैसे मैंने बोला एम्फीबियन, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो जल और स्थल दोनों पर रह ले, यानी दो अलग अलग चीजों पे वास कर ले। यानी दो अलग अलग चीजों के लिए हम वर्ड क्या यूज में ले रहे हैं इंग्लिश में? एम्फी। एम्फी का मतलब दो डिफरेंट चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। और फिर आगे वर्ड क्या आ रहा है? मिक्सेस, यानी आप दो अलग अलग चीज जो है उनकी मिक्सिंग करा रहे हो, उनका फ्यूजन करा रहे हो। अब दो अलग अलग चीज कौन है सर? दो अलग अलग युग्मक हैं, एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है। दो अलग अलग युग्मक जो है उनका निर्माण करेंगे, फिर उनका फ्यूजन करेंगे। इस प्रक्रिया को हम संयुग्मन या एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, जो किस में होती है? लैंगिक जनन में। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी। कि भैया लैंगिक जनन में क्या होएगा? सर युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, नर युग्मक, मादा युग्मक बनेंगे, उनका क्या होएगा? फ्यूजन होएगा। इस फ्यूजन को हम संयुग्मन या एम्फीमिक्सिस भी बोल देते हैं। अब अलैंगिक प्रजनन, क्या अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण होता है? नहीं, कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता। फिर भी क्या आती है? अगली पीढ़ी आती है।
फिर भी क्या आती है, अगली पीढ़ी आती है। अब जैसे सिंपली हम एक डायग्राम से अगर देखें, लैंगिक प्रजनन में अगर पादपों की अगर हम बात करें, पुष्पों की अगर हम बात करें, तो पुष्पों के अंदर क्या होता है, ये आपने 10वीं कक्षा में ये चीज पढ़ी थी। ये क्या है सर, ये वर्तिकाग्र है। ये कौन है सर, वर्तिका है। और ये कौन है सर, अंडाशय है। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय। ऊपर कौन आया सर, ये परागकण आता है। उस परागकण के अंदर कौन होते हैं, नर युग्मक होते हैं। ये पराग नलिका निकलती है, अंदर जाती है, मादा युग्मक से नर युग्मकों का संलयन होता है। सर समझ नहीं आ रहा, सिंपल तरीके से कि भैया यहां पर ये कोई परागकण आया है। ये वर्ड तो पहले सुना हुआ है ना, पॉलन ग्रेन परागकण, जिसके अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक आते हैं। ये परागकण अंकुरित होता है, एक नली बनाता है। उस नली जो है वो अंदर से होते हुए जा रही है, उसके अंदर नर युग्मक है। अंदर कौन है सर, यहां पर मादा युग्मक है। नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होएगा, ठीक है। यानी लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हो रहा है। लेकिन अगर अलैंगिक प्रजनन की बात करें, यहां पर तो किसी युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है। कोई एग्जाम्पल बता दो, आप मुझे बताइए, क्या आप सभी ने ये देखा है? हाँ सर। इसके ऊपर आपने छोटी छोटी कलिकाएं देखी है? क्या आपने ये छोटी छोटी कलिकाएं देखी है? हाँ जी माही जस्सी, क्या आपने छोटी छोटी कलिकाएं देखी अपने घर पर आलू पे? तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रही? देखिए ना। अब आप मुझे बताइए, जो छोटी छोटी कलिकाएं, क्या इनसे नया आलू का पेड़ बन जाएगा? क्या इनसे नया आलू का पेड़ बन जाएगा? क्या ये कलिकाएं अंकुरित होकर वापस से नया आलू का पेड़ बना देंगी? हाँ सर बिल्कुल। ये आलू था, इसके ऊपर ये कलिकाएं अंकुरित होकर वापस से किसका निर्माण कर रही है, एक नए पादप का निर्माण कर रही है। क्या यहां पर कोई नर युग्मक, कोई मादा युग्मक की जरूरत है? क्या यहां पर कोई नर युग्मक या मादा युग्मक की जरूरत थी? नहीं सर। यहां पर किसी युग्मक का निर्माण नहीं हुआ, किसी युग्मक का संलयन नहीं हुआ, फिर भी अगली पीढ़ी आ रही है। ऐसा जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जबकि लैंगिक प्रजनन कौन सा है? जिसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण होएगा और उनका संलयन होगा। सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से सिंपली चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं अलैंगिक प्रजनन के, जो हम पादपों में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? पुष्पीय पादपों की आकारकी में पढ़ेंगे। कंद, घनकंद, शकरकंद, घनकंद, शलकंद, ये सारे के सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट मीनिंग समझना था कि भैया लैंगिक जनन क्या होता है। सर ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होगा और उनका फ्यूजन होएगा। अलैंगिक जनन जिसमें कोई युग्मक नहीं बनेगा, कोई फ्यूजन नहीं होएगा, अगली पीढ़ी आ जाएगी, जैसे आलू में होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर पुष्प एक लैंगिक प्रजनन का साधन है। हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं सर? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है सर? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अभी तक क्या पढ़ा? सर अभी तक बस इतनी सी बात पढ़ी कि भैया लैंगिक जनन क्या होता है। अभी तक सिर्फ इतनी सी बात समझी कि लैंगिक जनन क्या होता है। सर एक ऐसा जनन, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे निर्माण होएगा किसका? अगली संतान का। कैसे? युग्मक बनाकर और उनका फ्यूजन करा के। बस इतनी सी बात समझी है, इतनी सी बात समझिए। क्या इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत है? चैटिंग करते रहोगे बेटा, कुछ नहीं होएगा। तुम लगे पड़े हो, है ना माही जस्सी, तुम लगे पड़े हो, बस चैटिंग करने में लगे पड़े। मैं तुमसे कह रहा हूं, साइड में रख दो अपनी कॉपी को, साइड में रख दो अपने हाथों को, सिर्फ सुनने पर फोकस कर लोगे, सफिशिएंट होएगा। लैंगिक जनन में अभी तक क्या पढ़ा? सिर्फ इतना सा कि भैया एक ऐसा प्रकार का प्रजनन, एक ऐसी प्रकार की प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी क्रियाविधि जिसमें अगली पीढ़ी आ रही है, नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है, अगली जनरेशन आ रही है, बच्चा पैदा होएगा। कैसे? सर युग्मकों का निर्माण करके और फिर उन युग्मकों के फ्यूजन से अगली पीढ़ी आएगी। सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी। क्या यह बात समझ में नहीं आई तुमको? यहां तक की बात? हाँ जी, यहां तक की बात। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर ये पुष्पी पादप क्या होते हैं। देखिएगा, जितने भी प्लांट्स हैं
जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पादप हैं, उन पादपों को बेटा हम लोगों ने दो समूह में बांटा है। एक का नाम है क्रिप्टोगेमस और एक का नाम है फिनेरोगेमस। एक का नाम है क्रिप्टोगेमस और एक का नाम है फिनेरोगेमस। सर हिंदी में क्रिप्टोगेमस और एक है फिनेरोगेमस। ये दोनों वर्ड याद रखना। सर ये क्या होते हैं? क्रिप्टोगेमस क्या होता है, फिनेरोगेमस क्या होते हैं? याद रखना वो सारे के सारे प्लांट्स जिनमें बीज पाए जाएंगे, यानी वो पौधे, वो पादप जो बीज युक्त होते हैं, उनको हमने एक समूह में रख दिया है जिसका नाम है फिनेरोगेमस। और वो पादप जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, बीज रहित होते हैं। रहित का मतलब एब्सेंट, ठीक है, जिनमें सीड एब्सेंट होंगे, सीड लेस होंगे, उनको हमने क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत रख दिया। अब किसको रखा? तीन समूहों को रखा फिर से। एक है थैलोफाइट, एक है थैलोफाइट, हिंदी में थैलोफाइट या थैलोफाइटा भी बोल देते हैं। एक है ब्रायोफाइट, हिंदी में भी ब्रायोफाइट, और एक है टेरिडोफाइट। ये लिखना है आपने। ये आपने चीज लिखनी है मेरे साथ साथ। क्या आपने चैप्टर स्टार्ट किया है? कौन सा? पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले आपने बिंदु क्या लिखा? सर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? आपने बस इतनी सी बात लिख दी कि लैंगिक जनन वो क्रियाविधि है जिसमें युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है और फिर उनका संलयन होता है। युग्मक का निर्माण होता है, फिर उनका संलयन होता है। उस क्रियाविधि को हमने क्या बोला है? सर लैंगिक जनन बोला है। दूसरा बिंदु हम पढ़ रहे थे यहां पर क्या? पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन। दूसरे बिंदु में हमने बात करी कि सर पुष्पे पादप कौन से? तो हमने प्लांट्स को कैटेगराइज्ड किया दो भागों में। एक वो प्लांट्स जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते, वो होते क्रिप्टोगेमस। एक वो जिनमें बीज पाए जाते हैं। अब जिनमें बीज नहीं पाए जाते उनको फिर हमने डिवाइड किया तीन समूह में। एक है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और एक है टेरिडोफाइट। फिनेरोगेमस जो होते हैं इनके अंतर्गत दो श्रेणियां आती हैं, दो समूह आते हैं। एक का नाम होता है जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। ये जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनको हम बोलते हैं आवृत बीजी, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनको हम बोलते हैं अनावृत बीजी। यानी दोनों में वर्ड क्या लिखा हुआ है? बीजी। बीजी मींस बीज। ऐसे पादप जिसमें बीज किसी आवरण के अंदर नहीं है, अनावृत बीजी। ऐसे जिसमें बीज किसी के अंदर है। अब आप फल खाते हो तो फलों के अंदर बीज होते हैं? हाँ सर। तो याद रखना, ऐसे बीज जो फलों के अंदर हैं, ऐसे पादपों को हमने क्या बोला है? एंजियोस्पर्म। और यही वो एंजियोस्पर्म होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। तो पुष्पी पादप जो होते हैं वो कौन से समूह के अंतर्गत आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत किसको रखा जाता है? सर पुष्पीय पादपों को रखा जाता है। तो पुष्पी पादप, क्या पुष्पीय पादप थैलोफाइट है? क्या ब्रायोफाइट है? क्या टेरिडोफाइट है? क्या जिम्नोस्पर्म है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली कौन से पादपों का अध्ययन करने वाले हैं? क्या हम थैलोफाइट की स्टडी करेंगे, ब्रायोफाइट की स्टडी करेंगे, टेरिडोफाइट की करेंगे, जिम्नोस्पर्म की करेंगे, कि एंजियोस्पर्म की? हम स्पेसिफिकली किसकी बात करने वाले हैं? एंजियोस्पर्म की बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या था? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप कौन होते हैं? सर एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिनको हम आवृत बीजी भी बोलते हैं। जो कौन से समूह के अंतर्गत आते हैं? फिनेरोगेमस के अंतर्गत आते हैं। फिनेरोगेमस के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, लेकिन हम केवल इनकी स्टडी करने वाले। क्यों? क्योंकि पुष्प केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंदर हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? लैंगिक जनन का अध्ययन करने वाले हैं।
सर ब्लड का निर्माण कहां होता है? हाँ जी, और कोई? किसी और को ब्लड का निर्माण करना है, लसिका का निर्माण करना है, और किसी चीज का निर्माण करना है उसके अलावा? यहां तक की बात क्लियर है बेटा? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, यकृत में भी हुआ था, प्लीहा में भी होता है, और जब तू छोटा सा था तब तेरे अंदर एक यॉर्क सैक नामक संरचना थी, उसमें भी हुआ था। तू नहीं जानता ना यॉर्क सैक क्या है? तो जब आएगा रक्त निर्माण प्रक्रिया, जिसको हम हेमेटोपोइसिस बोलते हैं या हीमोपोइसिस बोलते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो हमारी बोन मैरो में होता है। दो प्रकार की बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। क्या उसकी अभी यहां पर जरूरत है? नहीं ना। तो जिस चैप्टर चल रहा है उस पर अगर फोकस करेगा तो डिस्टर्ब ना तू होएगा ना मेरे को करेगा, है ना? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की। रक्त की जब बात आएगी तो वहां पर हम रक्त की बात करेंगे। अभी यहां पर फोकस करेंगे बेटा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। किसके अंदर? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन है? सर पुष्पीय पादपों का हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। ये एंजियोस्पर्म किसके अंतर्गत आते हैं? फिनेरोगेमस के अंतर्गत आते हैं। सभी प्लांट्स को हमने दो समूह में बांटा, बीज रहित, बीज युक्त। बीज रहित के अंतर्गत ये आते हैं और बीज युक्त के अंतर्गत ये आते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, इतनी सी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इस चैप्टर का ये प्रश्न नहीं है, फिर भी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये कुल मिलाकर आप 5 प्रकार के ये पादप होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन 5 प्रकार के पादपों में संवहन ऊतक, ये वर्ड आप सभी ने सुना है। संवहन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू सुना है, जाइलम, फ्लोएम। कहीं 9th क्लास की अगर बात अगर थोड़ी सी याद आ रही हो, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम पानी का और फ्लोएम भोजन का संवहन करती है, ऐसा कुछ याद आ रहा है? सुना है जाइलम, फ्लोएम। चलिए, तो जाइलम, फ्लोएम जो होता है वो क्या कहलाते हैं? संवहन ऊतक कहलाते हैं बेटा। इन 5 में से सबसे पहले संवहन ऊतक किस में आए थे? तो याद रखना, सर्वप्रथम संवहन ऊतक जो थे वो किसके अंतर्गत आए थे? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे, इवॉल्व हुए थे। इनका इवोल्यूशन हुआ था संवहन ऊतकों का। किसके अंदर? टेरिडोफाइट्स में। इतनी सी बात क्लियर है? नीट का एक प्रश्न था बेटा, साथ ही साथ हम प्रश्न भी करते जाएंगे। नीट का एक प्रश्न था, आज का पहला प्रश्न, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था, संवहनी क्रिप्टो गेम या गेमस कौन है? या ऐसे था क्वेश्चन, उपरोक्त में से संवहनी क्रिप्टोगेमस कौन है? तो यहां पर पहला ऑप्शन वही थैलोफाइट, दूसरा एंजियोस्पर्म, तीसरा टेरिडोफाइट और चौथा जिम्नोस्पर्म। हाँ जी बेटा, फटाफट जल्दी से मुझे बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर आ जाएगा? संवहनी क्रिप्टोगेमस कौन है? क्या इसके लिए मुझे पोल भेजने की जरूरत है? पूरा फोकस के साथ में आप पढ़ रहे हैं? नहीं सर, हमको पोल चाहिए। लो बेटा, पोल भी लो। ये लो, जल्दी से पोल भेज दिया। फटाफट आंसर लगाएंगे। संवहनी क्रिप्टोगेमस कौन है? संवहनी क्रिप्टोगेमस कौन है? शिवानी सिसोदिया, जल्दी से आंसर लगाइए। संवहनी क्रिप्टोगेमस कौन है? संवहन ऊतक जो है, संवहनी का मतलब जिसमें वेस्कुलर बंडल होएगा, वो कौन है यहां पर? हाँ जी, कर दिया सभी ने? ऑलमोस्ट लगा दिया आंसर? पक्का? देखें, चलिए 80% बच्चे जो है वो टेरिडोफाइट आंसर लगा रहे हैं। जरा देखना क्वेश्चन, देखना क्या लिखा हुआ है। संवहनी यानी जिसमें संवहन ऊतक होएगा। थैलोफाइट्स में तो संवहन ऊतक है ही नहीं। हाँ सर। एंजियोस्पर्म में संवहन ऊतक होता है? हाँ सर, संवहन ऊतक तो यहां होता है। संवहन ऊतक यहां होता है, संवहन ऊतक यहां भी है, संवहन ऊतक यहां भी है। इन तीनों में संवहन ऊतक है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
भाई सबसे पहले संवहन ऊतक इनमें आया था, सबसे पहले इस पृथ्वी पर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, इसके बाद ये आए, फिर ये आए। तो अगर इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे इनके बाद कौन आए सर, ये आए, फिर इनके बाद कौन आए सर, ये आए, फिर इनके बाद कौन आए सर, ये आए, फिर इनके बाद कौन आए सर, ये आए। तो मोस्ट एडवांस प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म। मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, सबसे प्राचीन पादप कौन है सर, थैलोफाइट है। तो सही भाई, इनके अंदर अगर सबसे पहले संवहन ऊतक आए हैं तो संवहन ऊतक क्या इनके अंदर नहीं है? बिल्कुल इनके अंदर भी संवहन ऊतक है, इनके अंदर भी संवहन ऊतक है। यानी इन 5 कैटेगरीज जो है, ये 5 समूह जो है, इनमें से संवहन ऊतक इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ संवहन ऊतक नहीं पूछा था, उस संवहन ऊतक के आगे जिन्होंने गलत आंसर लगाया है जरा देखिए, उसके आगे क्रिप्टोगेमस भी लिखा हुआ था। अब क्रिप्टोगेमस कौन है यहां पर, ये है कि ये है सर, ये है क्रिप्टोगेमस। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा क्रिप्टोगेमस है जिसमें संवहन ऊतक आए थे। तो ये भी क्रिप्टोगेमस है, ये भी क्रिप्टोगेमस है, ये भी क्रिप्टोगेमस है। तो इस क्रिप्टोगेमस में सबसे पहले संवहन ऊतक आए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट। जिन्होंने सही लगाया वेल डन, जिन्होंने सही नहीं लगाया है, जैसे शिवांगी जो बच्ची जो थी वो कह रही थी सर तीनों आएगा, इसमें भी संवहन है, इसमें भी संवहन ऊतक है, तो तीनों आंसर होने चाहिए। तीनों कैसे हो जाएंगे बेटा, आगे भी तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। आगे क्वेश्चन में क्रिप्टोगेमस लिखा हुआ था। सर सही वालों का नाम लीजिए बेटा, पूरी क्लास एंड हो जाएगी अगर मैं नाम लेने बैठूंगा तो। ठीक है जी, ओके जी, हाँ जी, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे सर पादप जगत का उभयचर कौन है, पादप जगत का सरीसृप कौन है, वो सारा पढ़ेंगे हम वनस्पति जगत चैप्टर में। अभी फोकस करते हैं, सर हमने यहां तक बात करी कि हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में लैंगिक जनन का मीनिंग क्या था, पुष्पीय पादप कौन होते हैं सर, ये होते हैं। अब बात करते हैं सर क्या ये पुष्पीय पादप जो होते हैं इसमें पुष्प एक संरचना है, क्या ये पुष्प जो है क्या ये एक लैंगिक संरचना है? क्या यही वो संरचना है जिसमें लैंगिक जनन होएगा? यही वो स्ट्रक्चर होती है जो अट्रैक्ट भी करती है, जिसको हम आभूषण की तरह भी यूज में लेते हैं, सौंदर्य का प्रतीक भी होता है, वेदना या मैं बोलूंगा प्रेम का, प्रसन्नता का, है ना, और दुख का, इन सब का प्रतीक भी होता है। ये सारी चीजें हम नॉर्मल सी बातें हैं, एक बार देख लेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट इज लैंगिक संरचना है या नहीं है। हाँ सर लैंगिक संरचना है, क्यों? क्योंकि पुष्प ही वो संरचना है जहां पर नर और मादा युग्मकों का निर्माण होएगा। और अगर युग्मकों का अगर निर्माण होने वाला है तो संरचनाएं भी कहां पर मिलेंगी, उस पुष्प में। नर लैंगिक अंग भी मिलेगा, मादा लैंगिक अंग भी मिलेगा। तो इसी पुष्प में नर लैंगिक अंग भी मिलेगा, मादा लैंगिक अंग भी मिलेगा। नर लैंगिक अंग नर युग्मक बनाएगा, मादा लैंगिक अंग मादा युग्मक बनाएगा। तो आइए जरा इस पुष्प की संरचना देख लेते हैं। जरा देखिएगा यहां पर, आराम से देखिएगा। ये पुष्प की क्या है सर, डंडी है, और ये डंडी ऊपर की तरफ फूल गई है, दिख रही है आप सभी को। पुष्प की डंडी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? पुष्प की जो डंडी जो होती है उसको हिंदी में बोला जाता है पुष्प वृंत कहा जाता है। याद रखना, यहां पर जो वर्ड हिंदी में है उसके साथ साथ मैं इंग्लिश भी लिखता जाऊंगा। पुष्प वृंत को हम क्या बोलते हैं? पेडिसल कहते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पहले एक बार मैं बता देता हूं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा डायग्राम बनाने के लिए। जिन्होंने ऑलरेडी बना रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया है एक बार साथ साथ बनाएंगे। कब? पहले एक बार बताने दीजिए, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो ये पुष्प की डंडी है और यही डंडी को हमने पुष्प वृंत बोला है हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पेडिसल। अब यही डंडी ऊपर चलकर क्या हो गई है सर? फूल गई है। इस फूले हुए भाग को क्या बोला जाता है? ये जो फूला हुआ भाग है ये एक तरीके का आसन है जिसके ऊपर हम बैठेंगे। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी है और मैं इस पर बैठ गया तो कुर्सी क्या हो गई? मेरा आसन हो गई है जिस पर मैं बैठ गया हूं। तो ये क्या कहलाएगा? पुष्प का आसन कहलाएगा, यानी ये पुष्पासन कहलाएगा। इस संरचना को हम क्या बोलेंगे? पुष्पासन, इंग्लिश में बोलेंगे थैलेमस। ठीक है जनाब। अब आप मुझे बताइए, आपने गुलाब की कलिकां देखी है? सभी ने देखी होंगी। गुलाब जब कलिकावस्था में होता है तो कुछ हरी हरी सी पत्तियां होती है, कुछ हरी हरी सी ऐसी कुछ पत्तियां होती हैं। देखिएगा ऐसी हरी हरी सी पत्तियां होती है। ये हरी हरी सी पत्तियां उस पुष्प को कलिकावस्था में प्रोटेक्ट करती है। हाँ सर, इनका नाम होता है बाह्य दल, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेपल।
इनका नाम होता है बाह्य दल, इंग्लिश में बोलते हैं सेपल्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? सेपल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य दल। अब एक बाह्य दल है कि बहुत सारे बाह्य दल हैं। अब बहुत सारे बाह्य दल हैं तो इन बाह्य दलों का समूह भी तो होता होगा। पुष्पवृंत तो एक है, एक डंडी है। पुष्पासन एक फूला हुआ भाग है, लेकिन बाह्य दल तो बहुत सारे, यानी इनका क्या मिलेगा सर? समूह मिलेगा। उस समूह को हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। क्या नाम देंगे? बाह्य दल पुंज बोलेंगे। हिंदी में क्या बोल दिया? बाह्य दल पुंज। इंग्लिश में बोलेंगे कैलिक्स। ठीक है जी, ओके सर। अब पुष्प जब खिलता है तो ये नीचे आ जाती हैं, और पुष्प खिलेगा तो रंगीन पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। हाँ सर, ये कलरफुल पत्तियां दिखाई देती हैं, इनको हम बोलते हैं दल, हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ी। हमारी एनसीईआरटी में, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक है। ध्यान से सुनना, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक है। सर कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक है? तो बेटा जी आपको वन शॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? वन शॉट। बैकलॉग क्लासेस में, बैकलॉग क्लासेस में जैसे अभी तक 2 चैप्टर का मिला है, सेल का, सेल डिवीजन का, ऐसे ही जो नए बच्चे हैं उनको भी मिला है। वन शॉट जो मिलेगा उसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आएगी आपके पास। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आएगी। ठीक है, तो आपको दिया तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन आपकी तड़प जो है वो कम नहीं होती है। अभी एक कल में कमेंट देगा, सर हमको 2 दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। अरे जितना दे रहा हूं, जितना मिल रहा है, अगर वो भी ध्यान से कर लिया तो बहुत कुछ है। नहीं सर हमारा अरे बैकलॉग हो गया तो वही चीज वापस से ही तो रिपीट करेगा ना। हमको और दे दो, और दे दो, और दे दो। जो ये दे रहे हैं एक्सट्रीम है, एक्स्ट्रा है, ये भी मान ले, ये भी बहुत कुछ है, अतिरिक्त चीजें हैं। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन दे दी, इस चैप्टर की मिलेगी, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक है। चाहे अभी एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाइए, वहां पर इसको दल या पंखुड़ी नहीं लिखा हुआ है। पुंकेसर को दल पंखुड़ी लिखा हुआ है और इसको पुंकेसर लिखा हुआ है। देखिएगा वहां पर तंतु लिखा हुआ है। हाँ जी सर, डीपीपी पूरी एक साथ नहीं होती है। नहीं बेटा, 4-5 पार्ट में डीपीपी आती है। चलिए जी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहां तक की बात आपको समझ में, क्योंकि हल्की सी बात करता हूं आप एकदम से फैल जाते हो। बड़ी मुश्किल से आपका क्या होता है, फोकस बनता है, फिर आपका फोकस एक मिनट में टूट जाता है। तो ये जो रंगीन पंखुड़ियां जो होती है, रंगीन पत्तियां जो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पेटल्स। इंग्लिश में क्या बोल दिया भैया? पेटल्स बोल दिया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको इंग्लिश में क्या बोल दिया है? पेटल्स कह दिया है। अब जैसे यहां पर बाह्य दलों का समूह था, उसको हमने बाह्य दल पुंज बोला था, उसी प्रकार दल का जो समूह होएगा उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम दल पुंज कहेंगे। और दल पुंज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला। तो कोरोला और कैलिक्स आपने देख लिए। कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज किसका समूह है? बाह्य दलों का, यानी सेपल्स का। दलपुंज यानी कोरोला किसका समूह है? दल का यानी पंखुड़ी का। इसमें से कलरफुल ये होती है, हरी ये होती है। ये कलिकावस्था में पुष्प को प्रोटेक्ट करती है और ये कलरफुल होती है कीटों को आकर्षित करने के लिए। डन, यहां तक की बात। क्या यहां पर ये जो संरचनाएं हैं, क्या ये नर या मादा लैंगिक जनन है? हाँ जी, कृष बाबू बिल्कुल आ रहा है, कमेंट आ रहा है, टेंशन मत लो, कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी ध्यान जो है वो पढ़ाई पर है। हाँ जी, यस, चलें सर। प्लांट्स को ये किस वैज्ञानिक ने डिवाइड किया था? बेटा वैसे तो इस वैज्ञानिक का नाम आइकलर था, जिन्होंने यहां पर डिवाइड किया था, लेकिन जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। वो वैज्ञानिक का नाम कौन था? आइकलर, जिन्होंने पादपों को 2 समूह में बांटा था। आइए, सो क्या यहां पर ये बाह्य दलपुंज या बाह्य दल, दलपुंज या दल, क्या ये नर या मादा लैंगिक अंग है? क्या ये नर युग्मक बनाएंगे? क्या ये मादा युग्मक बनाएंगे? नहीं। तो क्या ये लैंगिक संरचनाएं हैं? क्या ये लैंगिक जनन करने के लिए आवश्यक संरचनाएं हैं, या ये लैंगिक जनन में सहायता करेंगी?
ये लैंगिक जनन में सहायता करेंगी या ये लैंगिक जनन संरचनाएं हैं? सर ये लैंगिक जनन में सहायता करेंगी। तो याद रखना है आपने, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है। याद रखना है आपने, दल और बाह्य दल जो होते हैं, दल और बाह्य दल जो होते हैं, इनको हम सहायक क्या बोलते हैं? सहायक, सहायक संरचना बोल देते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? सहायक संरचना या सहायक चक्र भी बोल देते हैं। एक्सेसरी होर्ल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि चक्र के रूप में पाए जा रहे हैं। आप पुष्प को देखोगे चक्र के रूप में पाए जा रहे हैं। कौन? दल, बाह्य दल, इसलिए हम इनको क्या बोलते थे? सहायक चक्र बोल देते हैं, एक्सेसरी होल्स बोल देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरा, जिसमें से ये किस चीज में हेल्प करता है, ये किस चीज में हेल्प करता है, समझ में आ गया सर? बाह्य दल जो होता है ये कलिका अवस्था में पुष्प को प्रोटेक्ट करेगा। लिख सकते हैं, कलिका अवस्था में पुष्प को प्रोटेक्ट करता है। कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो दल जो होते कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। ये कैसा होता है सर? हरा होता है। ये हरा होता है। और ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। और अगर ये रंगीन होते हैं तो क्या करेंगे सर? कीटों को आकर्षित करेंगे या प्राणियों को आकर्षित करेंगे? किसको आकर्षित करते हैं सर? प्राणियों को आकर्षित करते हैं। किस चीज के लिए आकर्षित करते हैं? ताकि प्राणी आए और क्या लेकर जाए? क्या लेकर जाए? परागकणों को लेकर जाए। तो यहां तक की बात आपने सुननी है, समझनी है, यहां तक की बात। आगे बढ़ते बेटा जी, यहां पर नेक्स्ट इसी संरचना में देखिएगा आगे क्या हो रहा है। इसी संरचना में आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर क्या दिखाई दिया? ध्यान से देखना, यहां पर ये संरचना आपको दिखाई दी है, जिसमें से ये पीला पीला सा जो भाग, जो ऊपर फूला हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है परागकोश। और ये जो पतली पतली डंडियां हैं, इनका नाम है तंतु। ये है तंतु और ये है परागकोश। दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं सर? दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। याद रखना, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं सर? पुंकेसर कहते हैं। अब सर पुंकेसर, परागकोश, तंतु, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पुंकेसर को हम बोलते हैं स्टेमन, परागकोश को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, और तंतु को हम बोलते हैं फिलामेंट। अब ये जो पुंकेसर जो है, क्या ये एक है या बहुत सारे हैं? सर ये बहुत सारे पुंकेसर हैं। तो पुंकेसर का जो समूह जो होता है, किसका समूह? ये जो पुंकेसर है, इनका समूह जो होता है उसको हमने क्या बोल दिया है सर? पुमंग बोल दिया है। एंड्रूशियम कहा जाता है। तो एंड्रूशियम, पुमंग, ये कौन है सर? नाम में क्या रहा है? पू मंग, यानी पू वर्ड किसके लिए होता है? मेल्स के लिए होता है। तो मेल्स का अंग यानी पुंकेसर जो है वो किसका अंग है सर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। याद रखना, भूल मत जाना। एंथ्रीडियम नहीं आएगा मेरे बेटा, यहां पर एंथ्रीडियम नहीं आएगा। कौन आएगा? एंथर आएगा। परागकोश को हम क्या बोलते हैं? एंथर। तंतु को हम बोलते हैं फिलामेंट। ये दोनों संरचनाएं मिलकर क्या बनाती है? पुंकेसर यानी स्टेमन। स्टेमन का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? पुमंग। यानी कौन सा अंग? नर जनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यस, एनसीईआरटी में पंखुड़ी को गलत मार्क किया हुआ है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गौहर अली, नॉट एक्सपेक्टेड दिस डाउट। सर पीपल के पेड़ को कितना भी लगा लो नहीं लगता, लेकिन कौवा खाकर पॉटी करता है तभी उगता है, ऐसा क्यों? इन विचारों से थोड़ा बाहर आ बेटा। अच्छा बच्चा है, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है। अगर ऐसे ही डाउट पूछता रहेगा कि इसकी पॉटी खाने से अगर ये पेड़ उग जाता है, उसकी पॉटी खाने से अगर वो पेड़ उग जाता है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे को एक बात बता। चलिए जी, ये क्या हो गया है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। यहां पर देखिएगा इस संरचना को। इस संरचना में ये नीचे फूला हुआ भाग है, फिर ये डंडी है, फिर वापस से थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है।
ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। नीचे वाले को अंडाशय बोलते हैं और बीच वाली डंडी जो होती है इसको वर्तिका बोलते हैं। इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर हम स्त्री केसर या अंडप बोलते हैं। इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या अंडप। अब सर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में वर्ड लिख देता हूं, जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, कई कई जगह पर इंग्लिश के वर्ड भी मिल जाएंगे, इसलिए इंग्लिश के वर्ड लिख रहा हूं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर आपने क्या बोला है? स्त्री केसर यानी पिस्टिल, पिस्तौल मत कर देना, और अंडप को हम बोलते हैं कार्पल। ठीक है जी। तो ये हिंदी और इंग्लिश ये संरचनाएं हमने नाम लिख दिए। ये संरचनाओं के नाम आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे। 11th में कौन से चैप्टर में पढ़े थे? पुष्पे पादपों की आकार की जो चैप्टर है वहां पर भी आया था, एक बार वापस से देख लिया है। तो कुल मिलाकर फटाफट मुझे बताइएगा, इनमें से कौन सा अंग मादा जनन अंग है? ये स्त्री केसर और ये अंडप आगे चलकर इनका समूह जो है वो भी क्या कहला रहा है? मादा जनन अंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? जायांग, गाइनूशियम। तो गाइनूशियम या जायांग ये कौन है? सर ये मादा जनन अंग है। ये कौन है? सर ये मादा जनन अंग है। और नर जनन अंग जो है वो कौन है? सर ये जो पुमंग जो है ये नर जनन अंग है। तो नर जनन अंग कौन है? अंग पुमंग। यहां पर अंग कौन है? जायांग। तो जायांग जो है वो मादा जनन अंग है, जो किससे बना हुआ है? पिस्टिल या कार्पल, स्त्री केसर या अंडप। ये स्त्री केसर अंडप किससे बना हुआ है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना हुआ है। नर जनन अंग कौन है? पुमंग है, जो किससे बना हुआ है? पुंकेसर से। पुंकेसर किससे बना हुआ है? परागकोश और तंतु से बना हुआ है। यहां तक का हमने सिंपल सी बात करी है। अब आप मुझे बता दीजिएगा लैंगिक संरचनाएं कौन है? क्या ये दोनों सहायक चक्र थे? तो लैंगिक चक्र किसको बोला जाएगा? जल्दी से सोच लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट। लैंगिक चक्र किसको कहा जाएगा? सर यहां पर पुमंग जो है वो नर जनन अंग है और जायांग जो है वो मादा जनन अंग है। और ये दोनों अंग जो हैं चक्र के रूप में पाए जा रहे हैं, तो क्या हम इनको सहायक चक्र बोलेंगे या लैंगिक चक्र बोलेंगे? लैंगिक संरचना से संबंधित चक्र बोलेंगे। तो हम सीधा बोलेंगे आवश्यक चक्र, नेसेसरी होल्स। किस चीज के लिए आवश्यक? सर लैंगिक जनन करने के लिए। क्या करने के लिए? लैंगिक जनन करने के लिए। तो लैंगिक जनन करने के लिए जो आवश्यक चक्र है वो कौन है? सर पुमंग है और जायांग है। इनमें ये नर जनन अंग है, ये मादा जनन अंग है। आगे बढ़ते बेटा जी, यहां से यहां तक की बात। क्या ये संरचना बना ली है? जल्दी से। सर इसमें भ्रूण नहीं है, भ्रूण बनाएंगे बेटा, अंदर बनाएंगे। भ्रूण कैसे बनेगा? भ्रूण कोश कैसे बनाएंगे? सब कुछ आएगा।